हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड मिंगल एकेडमी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बुक 2 का चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। देखिए, इसके अंदर हम जो रूरल सोसाइटी के अंदर चेंज आए थे उनके ऊपर बात करेंगे और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम इंडियन सोसाइटी के बारे में समझेंगे। इंडियन सोसाइटी या प्राइमरली रूरल सोसाइटी। देखिए, जैसा कि हमें पता है, जो इंडियन सोसाइटी है उसे रूरल सोसाइटी बोला जाता है क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया से बिलोंग करती है। Indian society is primarily a rural society where 67% of the total population lives in rural areas। क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पॉपुलेशन का है वो 67%, लगभग 67% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ से आती है? रूरल एरिया से आती है। पीपल लिविंग इन द रूरल सोसाइटी मेक देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर और रिलेटेड ऑक्यूपेशन। देखिए, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है रूरल सोसाइटी की, वो क्या करती है? अपने जीवन को जीने के लिए वो एग्रीकल्चर करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशंस हैं वो करते हैं। एग्रीकल्चर एंड कल्चर, एग्रीकल्चर और कल्चर, देयर इज क्लोज कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर। अगर हम देखें अपनी सोसाइटी के अंदर या रूरल सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है और जो कल्चर है उसका एक क्लोज कनेक्शन होता है। उस चीज़ को हम आगे समझेंगे क्या कनेक्शन है। The culture and social structure in rural India are closely tied with the agrarian way of life। देखिए, जो कल्चर और जो सोशल स्ट्रक्चर है रूरल इंडिया के अंदर वो एक दूसरे के साथ क्लोजली टाइड है, बंधा हुआ है। अगर हम देखें एग्रीकल्चर वे को देखें, उनके जीने का जो एग्रेरियन वे है, मतलब वो एग्रीकल्चर ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं वो सब, और जो कल्चर है उनका जो सांस्कृतिक तरीका है, उनकी जो जीवन शैली है, जो समाज में जीने का तरीका है वो कैसा है ना। तो रूरल इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसका कल्चर के साथ काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। द नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है या उसका नेचर है वो रीजन टू रीजन वेरी करता है। रूरल लाइफ, हम रूरल लाइफ के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मेजोरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। देखिए, मेजोरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन होती है वो अपनी लाइवलीहुड को जीने के लिए, अपनी जीवन को जीने के लिए ज़्यादातर क्या करती है? एग्रीकल्चर। ये है ना, जैसे कि सच एज कारपेंटर पोर्टर आर फाउंड इन रूरल एरिया। और कारपेंटर और पोर्टर्स वगैरह भी गाँव के अंदर देखे जा सकते हैं, रूरल एरिया के अंदर देखे जा सकते हैं। मतलब ये सारे ऑक्यूपेशन भी किए जाते हैं। रूरल लाइफ ऑल्सो सपोर्टेड मेनी अदर स्पेशलिस्ट एंड क्राफ्ट पर्सन सच एज एस्ट्रोलॉजर एंड प्रेस्ट। देखिए, रूरल लाइफ के अंदर कुछ अलग टाइप के जो प्रोफेशन वगैरह हैं उन्हें भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे एस्ट्रोलॉजर और प्रेस्ट वगैरह भी गांव में देखे जाते हैं। और क्राफ्ट पर्सन, जैसे जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो भी, ऐसे काम भी गाँव के अंदर मिल सकते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, बहुत सारे लोग जो रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, आर एम्प्लॉयड इन और हैव लाइवलीहुड बेस्ड इन रूरल नॉन फार्म एक्टिविटी। और गांव के अंदर जो कुछ लोग रहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एग्रीकल्चर ही करते हों, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नॉन फार्म एक्टिविटी करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। अग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। अब देखिए, जो रूरल इंडिया के अंदर अग्रेरियन स्ट्रक्चर है उसे समझेंगे कास्ट और क्लास के बेस पर। अग्रेरियन स्ट्रक्चर रेफर टू द स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि जो लोग हैं जो गांव के अंदर रहते हैं, रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, वो कौन कितना लैंड होल्ड करता है, वो सारी चीज़ें, और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है ना। इंडियन रूरल सोसाइटी इज मार्क्ड बाई डिफरेंट सोशल एंड अग्रेरियन स्ट्रक्चर। जो इंडियन रूरल सोसाइटी है उसे डिफरेंट सोशल और अग्रेरियन स्ट्रक्चर के वेस से देखा जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइप से एग्रीकल्चर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जो सामाजिक तरीका है, जो गांव में जो सोसाइटी के अंदर जो सोशल चीज़ें हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट वेस पर डिवाइड हैं। हियर इन एग्रीकल्चर लैंड इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर होती है वही एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है लोगों के पास इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जमीन के रूप में केवल एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वही रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनके पास होती है, बट इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। In some part of India, some people hold majority of land and some people own a small plot। इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर मेजोरिटी ऑफ द जो लैंड है वो कुछ लोगों के हाथ में है, मतलब कुछ लोग ही उसे होल्ड करते हैं, और कुछ लोगों के पास केवल छोटे छोटे प्लॉट हैं। There are people who don't own any land at all। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। As the rural society is based on the agrarian structure, access to land shape the rural class structure। जो रूरल सोसाइटी होती है वो अग्रेरियन स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है। इनको क्या होता है, इनको जो लैंड होती है उसका एक्सेस होता है, रूरल क्लास स्ट्रक्चर होता है। इसी की वजह से जो रूरल क्लास स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म होता है गांव के अंदर।
टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे हम लैंड होल्डिंग के बारे में समझेंगे, मतलब किस प्रकार से और कैसे लैंड होल्ड की जाती है। मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर। देखिए गांव के अंदर मीडियम और लार्ज लैंड ओनर दो प्रकार के लैंड ओनर होते हैं। दे ओन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अ लैंड, जिनके पास पर्याप्त जमीन होती है। फ्रॉम विच दे गेट अ लार्ज इनकम बाई वर्च्यू ऑफ अ कल्टिवेशन। देखिए जिनके पास ज़्यादा जमीन है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, इस वजह से जो उनकी इनकम होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। एग्रीकल्चरल लेबर, दे हैव नो लैंड ऑफ देयर ओन एंड दे वर्क फॉर अदर्स। देखिए उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है और इसलिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों के लिए काम करते हैं। देयर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इनसिक्योर, और उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब आज काम मिल गया कल काम नहीं मिला, ऐसा भी हो जाता है। एंड दे डू नॉट वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर। साल में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है। टीनेट्स, अब हम टीनेट की बात करेंगे। टीनेट आर द कल्टिवेटर हु लीज देयर लैंड फ्रॉम लैंड ओनर। देखिए टीनेट वो लोग होते हैं जो लैंड ओनर होते हैं उनसे ज़मीन को लीज पर लेते हैं और फिर उसे कल्टीवेट करते हैं। मैं ये सिस्टम आपको समझाना चाहता हूँ कि गांव के अंदर जो लीज वाला सिस्टम होता है वो क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक लैंड ओनर है, वो अपनी ज़मीन को अगर लीज पे दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं भेज पर देना। अब भेज पर क्या होता है कि आप अपनी ज़मीन का एक स्पेसिफिक अमाउंट उस इंसान से ले रहे हैं जो आपकी ज़मीन को लीज पर ले रहा है ना। आप उससे बोल दो कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, ज़मीन को 1 साल के लिए कर सकते हो। और जो दूसरा होता है वो होता है बटाई। उसके अंदर क्या होता है, बटाई का मतलब होता है बांटना, है ना। तो उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी ज़मीन को उसे कल्टीवेट करने के लिए दे रहे हो, लेकिन जो भी प्रोडक्शन होगा किसी भी फसल का उसका आधा आपको मिलेगा, आधा जिसने उगाया है उसे मिलेगा। दे हैव लोअर इनकम एज दे हैव टू पे अ शार्प ऑफ देयर प्रॉफिट अराउंड 50 to 75 एज रेंट टू लैंड ओनर, जो कि आपको मैंने अभी समझाया। अब देखिए यहाँ पे हम वुमेन की बात करेंगे। वुमेन आर यूजली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ अ लैंड। जैसा कि हमें पता है कि वुमेन को इंडियन सोसाइटी के अंदर लैंड का ओनर नहीं बनाया जाता है ड्यू टू पैट्रिनियल किनशिप। क्यों? क्योंकि पितृसत्ता हमारे समाज के अंदर देखी जाती है। ज़्यादातर आप भी अपनी फैमिली के अंदर देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टी होगी वो आपके पिताजी के पास होगी या फिर उन्हीं के दस्तखत पर होगी। सिस्टम एंड द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी सिस्टम को मोड ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। मतलब आपके पापा की प्रॉपर्टी उनका जो बेटा होगा उनके पास चली जाएगी, ना कि उनकी बेटी के पास, है ना। कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। अब हम यहाँ पे रूरल इंडिया के अंदर जो कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कई प्रकार की लैंड होल्डिंग होती हैं। द अग्रेरियन कास्ट बेस्ड रूरल सोसाइटी कैन बी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ अ क्लास स्ट्रक्चर। जो भी रूरल सोसाइटी के अंदर जो कास्ट बेस्ड चीज़ें हैं, कास्ट बेस्ड जो रूरल सोसाइटी है उसको क्लास स्ट्रक्चर के बेस पर समझा जा सकता है। इन रूरल एरिया बात करेंगे रूरल एरिया की। कास्ट एंड क्लास आर इंटरमिंगलिंग इन अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। देखिए जो कास्ट एंड क्लास का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंटरमिंगलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इन मोस्ट रूरल एरियाज द हायर कास्ट द ब्राह्मण आर नॉट मेजर लैंड ओनर। देखिए रूरल एरिया होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा हाई कास्ट कौन सी होती है, ब्राह्मण होती है, लेकिन उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है क्योंकि वो लैंड ओनर नहीं होते हैं। एंड सो दे फॉल आउटसाइड द एग्रीगेन स्ट्रक्चर। इस वजह से उन्हें एग्रीगेन स्ट्रक्चर से बाहर रखा जाता है। तो कौन होते हैं भाई जो ज़्यादा लैंड ओन करते हैं, समझेंगे आगे। देखिए डोमिनेंट कास्ट। द डोमिनेंट कास्ट आर द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप। देखिए डोमिनेंट कास्ट वो होती है वो इकोनॉमिकली तो काफ़ी पावरफुल होती हैं और पॉलिटिकली भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। हु डोमिनेट लोकल सोसाइटी, जो कि लोकल सोसाइटी है उसे डोमिनेट करते हैं। जैसे कि जाट एंड राजपूत ऑफ यूपी के जाट और राजपूत, भोकालिकास एंड लिंग्यास ऑफ कर्नाटक, खम्मास रेडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, जाट सिख ऑफ पंजाब, भूमिहार्स ऑफ नॉर्थन बिहार। डोमिनेंट कास्ट है स्पेसिफिक एरिया की, आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सीयूईटी में पूछी गई है ना। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स ओबीसी। देखिए शेड्यूल कास्ट और यहाँ पे हम ट्राइब और ओबीसी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और रूरल सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड द मार्जिन ऑफ फार्मर एंड लैंडलेस पीपल। देखिए रूरल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब मार्जिन ऑफ फार्मर होते हैं और कुछ लैंडलेस पीपल होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती है या फिर उनका एक्सप्लोटेशन हुआ होता है। हु बिलोंग टू लोअर कास्ट, जो कि लोअर कास्ट से आते हैं, जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी, है ना, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है। प्रोप्रिएटरी कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। इन मैनी रीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के बहुत सारे रीजन्स के अंदर प्रोप्रिएटरी कास्ट वाला सिस्टम चलता है। ऑन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड कैन कमांड लेबर टू वर्क फॉर देम। मतलब मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज हैं और जो लेबर है वो उनके लिए काम करती है, इसे बोलते हैं प्रोप्रिएटरी कास्ट, है ना।
लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी होने के कारण एंड डिपेंडेंस ऑन द लैंडेड क्लास फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकली सपोर्ट। वो जो लोअर ग्रुप से आते हैं उन्हें इकोनॉमिकली और सोशली और पॉलिटिकली उन लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है जो कि डोमिनेंट होते हैं। लीड मेनी पुअर लेबर्स ड्यू टू टैड इनटू हेरिडेटरी लेबर रिलेशनशिप। और इसी वजह से जो पुअर लेबर होती है वो एज अ हेरिडेटरी चलती है। मतलब अगर हम किसी भी सोसाइटी को देखें, रूरल सोसाइटी को देखें, तो वहाँ पे एक तो होता है वॉन्ट सिस्टम, वो हेरिडेटरी होता है ना। और लेकिन दूसरा सिस्टम ये होता है एग्रीगेशन वे के अंदर, जैसे कि सबसे ऊपर लैंड ओनर आ गए, उनके नीचे कल्टीवेटर आ गए, उनके नीचे आ गए जो कि जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है ना। तो ये हो गया। जैसे कि हलपति सिस्टम है गुजरात के अंदर चलता है और जीदा सिस्टम है वो कर्नाटक के अंदर चलता है। वहाँ पे यही होता है कि वो लोगों को हायर करते हैं, आपको हमारी ज़मीन में आके काम करो, वो सारी चीज़ों के लिए, और उन्हें इकोनॉमिकली और सोशली उनके ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, देखिए इस वजह से लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था उस चीज़ को समझेंगे। द एग्रीगेशन स्ट्रक्चर हैज चेंज इनॉर्मली ओवर द टाइम। देखिए जो बार बार इन सारी चीज़ों को देखते हुए एग्रीगेशन जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर बदलाव देखे गए फ्रॉम द प्री कॉलोनियल टू द कॉलोनियल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमारी कंट्री कॉलोनी नहीं थी उससे पहले और कॉलोनी वाले टाइम पर और आज़ादी के बाद भी इसके अंदर क्या चेंज आए थे या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसे समझते हैं। वाइल डोमिनेंट कास्ट वर कल्टीवेटिंग कास्ट इन द प्री कॉलोनियल पीरियड। देखिए जो डोमिनेंट कास्ट थी उसे कल्टीवेटिंग कास्ट कहा जाता था हमारी जब कंट्री कॉलोनी नहीं थी उससे पहले। मोस्ट ऑफ द जिनकी लैंड थी वही उसे कल्टीवेट करते थे। पीरियड वर नॉट डायरेक्ट ऑनर ऑफ द लैंड, लेकिन वो डायरेक्ट ऑनर नहीं होते थे उस जमीन के। द कल्टिवेटेड लैंड वॉज कंट्रोल्ड बाई रूलिंग ग्रुप्स सच एज लोकल किंग्स और जमींदार। क्योंकि जो कल्टिवेटेड लैंड होती थी जिसको कल्टिवेट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं रूलिंग ग्रुप्स की होती थी, जैसे कि लोकल किंग, वहाँ के लोकल किंग होते थे, और जो जमींदार वगैरह होते थे उनकी होती थी। हु वर पॉलिटिकली पावरफुल, जो कि पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल होते थे इन देयर एरिया, अपने एरिया के अंदर, एंड जनरली बिलोंग टू द क्षत्रिय और अदर हाई कास्ट। जो कि किस कास्ट से बिलोंग करते थे, या फिर तो वो क्षत्रिय होते थे और या फिर वो हाई कास्ट से बिलोंग करते थे। लैंड रिफॉर्म इन कॉलोनियल पीरियड, देखिए जब हमारी कंट्री कॉलोनी बन गई थी उस टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा कुछ लैंड रिफॉर्म किए गए थे, उन्हें समझते हैं। वेन द ब्रिटिशर कॉलोनाइज इंडिया, जब ब्रिटिशर लोगों ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, दे रूल्ड थ्रू लोकल जमींदार, तो उन्होंने इंडिया को डायरेक्टली रूल नहीं किया था, उन्होंने लोकल जमींदार का सहारा लिया। द ब्रिटिशर नॉट जस्ट ग्रांटेड प्रॉपर्टी राइट, उन्होंने किसी को भी प्रॉपर्टी राइट ग्रांट नहीं किया था, मतलब कोई भी ज़मीन का मालिक नहीं होगा, बट ऑल्सो गेव पावर टू जमींदार, लेकिन उन्होंने उस जमीन को होल्ड करने की पावर जमींदार को दी थी, टू हैव अ कंट्रोल ओवर द लैंड, जिससे वो जमीन के ऊपर कंट्रोल रख सकें। दे इम्पोज्ड हैवी एंड रेवेन्यू टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, वो क्या करते थे, वो हैवी और रेवेन्यू टैक्स एग्रीकल्चर के ऊपर लगाते थे। इट लीड टू स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर स्टैग्नेशन देखा गया था, काफ़ी गिरावट देखी गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। सम एरियाज इन इंडिया वर एडमिनिस्टर्ड थ्रू जमींदारी सिस्टम, भारत के बहुत सारे एरियाज जमींदारी सिस्टम के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाते थे, मतलब वो जमींदार होता था उस लोकल एरिया का, वही उसे रन करता था। वाइल इन अदर एरियाज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, देखिए कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि डायरेक्ट ब्रिटिशर लोगों के द्वारा रूल किए जाते थे, उनके अंदर चलता था रैयतवारी सिस्टम, और जो इनडायरेक्ट रूल किए जाते थे उनके अंदर जमींदारी सिस्टम चलता था। याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रैयतवारी सिस्टम क्या होता था, रैयतवारी सिस्टम होता था द कल्टीवेटर रेदर देन द जमींदार वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग टैक्स। इसके अंदर क्या होता था कि जो कल्टीवेटर होते थे वो रेस्पॉन्सिबल होते थे, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका टैक्स पे करेंगे, ना कि जमींदार वगैरह, है ना। और जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था, उनको एक लैंड ग्रांट कर दी जाती थी, वो उसे किसी को भी लीज पे दे देता था और उन लोगों से वो टैक्स कलेक्ट करता था। लेकिन रैयतवारी सिस्टम के अंदर ये अपोजिट था, जो लोग उसे कल्टीवेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स देते थे ब्रिटिशर लोगों को। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अब देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे उनकी बात करेंगे। पहले हमने प्री कॉलोनियल वाले लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की, फिर हमने कॉलोनियल वाले लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की, अब हम इंडिपेंडेंट इंडिया लैंड रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। द पॉलिसी मेकर अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू फोकस्ड ऑन एग्रीगेशन रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए जैसा कि हमें पता है, जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने क्या किया, जो एग्रीगेशन रिफॉर्म्स थे उनके ऊपर काम किया। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया फॉर प्लान डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जिससे हमारा जो देश है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, उन्होंने सबसे पहले जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन किया। क्या था, इट रिमूव्ड द लेयर ऑफ इंटरमीडिएटरी हु स्टूड बिटवीन द कल्टीवेटर एंड स्टेट, जो एज अ मीडिएटर काम करता था। जैसे कि अभी कल्टीवेटर और जमींदार और उसके ऊपर ब्रिटिशर होते थे,
तो जमींदार था वो मीडिएटर का काम कर रहा था टैक्स कलेक्ट करने में। तो ऐसे जो जमींदारी सिस्टम था उससे अबॉलिश किया और डायरेक्ट कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में कनेक्शन बना। गवर्नमेंट और जो कल्टीवेट कर रहे थे लोग लैंड को, उनके बीच में कनेक्शन बना डायरेक्ट। अब देखिए टीनेंसी रिफॉर्म को समझेंगे। टीनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये एक एक्ट था, वर पास्ड टू आउटलॉ टीनेंसी और टू रेगुलेट रेंट टू गिव सम सिक्योरिटी टू द टीनेंट। इस एक्ट को अबॉलिश किया गया। इसके अंदर ये होता था कि जो भी लोग कल्टीवेट करते थे तो वो जमीन की सिक्योरिटी टीनेंट होता था उसको दे देते थे। अगर फ्लड वगैरह आ गया, लॉस हो गया, तो इसमें टीनेंट का लॉस ना हो, इस वजह से तो इस सारी चीज को अबॉलिश किया गया। अब लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं। दीज लॉज इम्पोज्ड एन अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट अ फैमिली कुड ऑन। देखिए लैंड सीलिंग एक्ट ये था कि बहुत सारे लोग थे रूरल सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे लोग थे जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर को या फिर जमीन को होल्ड कर रहे थे। तो इसके अंदर ये प्रोविजन आया कि लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है जमीन को। तो जो जिसके पास ज्यादा जमीन है उस पर एक पाबंदी लगाई गई कि इस स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। द सीलिंग वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ये रीजन टू रीजन भी डिपेंड करती थी, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अ लैंड, इट्स प्रोडक्टिविटी etc। मतलब ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कैसी है ना, यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो जाता है इतने पार्ट के अंदर, उस सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर देती थी। वेरी प्रोडक्टिव लैंड हैज़ अ लो सीलिंग वाइल अनप्रोडक्टिव ड्राई लैंड हैज़ हायर सीलिंग लिमिट। जहाँ की ज़मीन ज़्यादा प्रोडक्टिव होती थी वहाँ पे लो सीलिंग थी, और यहाँ पे अनप्रोडक्टिव लैंड ज़्यादा थी या ड्राई लैंड थी तो वहाँ पे हाई सीलिंग थी। देखिए जैसे कि यूपी है, यूपी की अच्छी ज़मीनें है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है फसल का। अगर हम राजस्थान को लें तो वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ की थोड़ी अनप्रोडक्ट है। तो मतलब यूपी की 5 बीघा ज़मीन और राजस्थान की 10 बीघा ज़मीन बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 5 बीघा में जितना प्रोडक्शन होगा वहाँ पे 10 बीघा के अंदर होगा। तो ऐसे ही रीजन टू रीजन ये वेरी करता था कि किसको कितनी ज़मीन होल्ड करनी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स सोशल कंसिक्वेंसेस। अब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, है ना, उसके सोशल कंसिक्वेंसेस हैं, समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था एग्रीकल्चर का। मॉडर्नाइजेशन विच वॉज फंडेड बाई इंटरनेशनल एजेंसी दैट वॉज बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग हाई यील्डिंग वेराइटी HYV। देखिए एक इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा इसे फंड किया गया था, जिसके अंदर हाई यील्डिंग वेराइटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। क्या थी ये समझेंगे आगे। हाइब्रिड सीड्स अलोंग विद द पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट टू फार्मर्स। देखिए इसके अंदर क्या था, हाई यील्डिंग वेराइटी के अंदर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया के अंदर आया तो हाइब्रिड सीड्स को उगाने की बात करता है, पेस्टिसाइड्स की बात करता है, फर्टिलाइजर की बात करता है, फार्मर को देता है कि इनका इस्तेमाल कीजिए। इन इंडिया इट लीड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। और भारत के अंदर ऐसे जो इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उनके द्वारा लीड किया गया था, जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है MS स्वामीनाथन, तो आपको याद होना चाहिए। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कौन थे, MS स्वामीनाथन, जिनके द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशन को लीड किया गया था। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट फेज क्या था, 1960 एंड 1970। 1960 से इसकी शुरुआत होती है। एरियाज पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। मतलब पंजाब, वेस्टर्न यूपी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसका इफेक्ट देखा गया था। इट वॉज टारगेटेड एट द व्हीट एंड राइस ग्रोइंग एरिया। इसके अंदर मेनली 2 फसल को टारगेट किया गया था, जैसे कि एक थी व्हीट की फसल और दूसरी थी राइस की, है ना, गेहूं और चावल को। पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट फेज। इसके क्या पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस थे। देयर वर शार्प इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जाती है। नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, उस चीज़ के ऊपर बात की जाती है, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा था। इंडिया गेंड सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन। इंडिया एक सेल्फ सफिशियंट प्रोडक्शन हाउस बन गया था। पहली बार ऐसा हुआ था जिसके अंदर एक सफिशियंट अमाउंट में फूड का प्रोडक्शन हुआ था, मतलब ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था। विद ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप्स वर हाईली प्रॉफिटेबल विच अलाउड फार्मर्स टू अर्न मोर मनी। देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उससे क्या हुआ था, वो हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप थी, जिससे फार्मर थे उनको काफ़ी पैसा मिला। एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस फॉर एग्रीकल्चर वर्कर इंक्रीज्ड इन मेनी रीजन एज द डिमांड ऑफ अ लेबर इंक्रीज। तो इस वजह से क्या हुआ था, एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी फायदा हुआ और उनके वेजेस को भी काफ़ी फायदा मिला कि जब जो लोग ज़्यादा फसल वगैरह उगा रहे थे तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो लोगों की डिमांड होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी। जब लेबर बढ़ानी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है, उस वजह से लोगों को
और जो लैंडलेस लेबर थी उसे भी फायदा मिला। अब देखिए इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फेज के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया और छोटे और मार्जिनल फार्मर थे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? एज दे कुड नॉट बाई एक्सपेंसिव न्यू सीड्स एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिनके पास कम जगह होगी तो वो ज़्यादा हैवी टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ना वो ऐसे महंगे बीजों को जो हाइब्रिड बीज थे उन्हें खरीद सकते हैं, है ना। तो इस वजह से वो तो इसका प्रॉफिट नहीं ले पाए थे। इट वॉज मेनली मीडियम एंड लार्ज फार्मर। इसका प्रॉफिट केवल 2 ही लोगों को हुआ था, या फिर तो मध्यम वर्ग से आते थे या फिर वो लार्ज फार्मर थे, है ना, ज़्यादा अमाउंट में लैंड ऑन करते थे। हु आर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस एंड एबल टू गेट बेनिफिट बाई यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सरप्लस अमाउंट में ग्रेन को प्रोड्यूस किया और उसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिला। सबसिस्टेंसेस एग्रीकल्चरिस्ट पीसेंट दूज हु प्रोड्यूस प्राइमरली फॉर देमसेल्फ एंड आर अनेबल टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट। देखिए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पीसेंट के बारे में बात करते हैं। ये क्या था? जिन लोगों ने केवल फसल को उगाकर अपने पास ही रखा और उन्होंने उसे मार्केट में सेल नहीं किया था, मतलब वो मार्केट लेके नहीं गए, तो फिर उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला था। क्योंकि देखिए आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, आपने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, आपने हाइब्रिड सीड का यूज़ किया और आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिला, तो आप मार्केट में जाएंगे, उसे सेल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा उसका अमाउंट मिल जाएगा, है ना, फसल का। लेकिन जो लोग उसे मार्केट में सेल नहीं करते थे उन्हें पैसा नहीं मिलता था, तो उनका कोई ऐसा अच्छा खासा बेनिफिट नहीं हुआ। इन मेनी केसेस ग्रीन रिवॉल्यूशन लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेनी टीनेंट कल्टीवेटर। और देखिए क्या हुआ, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसने जो टीनेंट कल्टीवेटर थे उन्हें डिस्प्लेस कर दिया। टीनेंट कल्टीवेटर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया भाई? जब पहले बटाई और जो बेज जैसी चीज़ें चल रही थी, मतलब 50 और 75% जो प्रोडक्शन ज़मीन के अंदर हो रहा था वो टीनेंट ले जाता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसकी ज़मीन है वो उगा रहा है और डायरेक्ट मार्केट में सेल कर रहा है। मार्केट में सेल कर रहा है तो उसे एक मनी का अच्छा अमाउंट मिल रहा है, तो उसकी डायरेक्ट पॉकेट में जा रहा है, तो यहाँ अब किसी को नहीं देना पड़ रहा। As the land was taken back from them when the agriculture became more profitable for landowner। देखिए क्या होता है, लैंड ओनर पहले तो कल्टीवेटर को अपनी ज़मीन को दे देते थे लीज पर, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि एग्रीकल्चर था, वो ऐसे हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करके जब ज़्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट में बेच सकते हैं तो उनका भी फायदा होगा ना। तो उन्होंने ज़मीन को अपनी को ले लिया कि नहीं भाई अब तो हम खुद ही कर लेंगे और हम खुद सेल करेंगे, तो इससे उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल सके। मेनी सर्विस कास्ट ग्रुप वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ मशीन्स इन एग्रीकल्चर सच एज ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर। देखिए बहुत सारे ऐसी सर्विस कास्ट ग्रुप थे जो कि लोअर कास्ट से आते थे, जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी, वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं। क्यों डिस्प्लेस हो जाते हैं? पहले जो ज़मीन में प्रोडक्शन हो रहा था तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो उनको क्या हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उस वजह से ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसी चीज़ें आ गई। अब ट्रैक्टर क्या करेगा, जुताई कर देगा, तो यहाँ पे जुताई करने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है। थ्रेसर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह हैं जो मतलब फसल उगाई है उसे क्लीन करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, मशीनी काम करने लग गई थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग अनएम्प्लॉय हो गए। द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इंक्रीज्ड एज मैनी पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। देखिए यहाँ पे रूरल टू अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन था वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग, गाँवों के जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से। अब देखिए हम सेकंड फेज को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सेकंड फेज क्या था? द सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज करेंटली बीइंग इंट्रोड्यूस इन द ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया। देखिए जो सेकंड फेज आया उसने काम किया था कि जो जमीन ड्राई है और जो सेमी एरिड है वहाँ पे अब काम किया जाएगा। देखिए ड्राई क्या होती है? ड्राई तो होती है सूखी ज़मीन। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। सेमी एरिड लैंड ये होती है जहाँ पे ज़मीन को पानी की ज़रूरत होती है। जैसे राजस्थान की जगह, वहाँ की जगह तो काफ़ी अच्छी है, वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। अगर हम उसे सफिशिएंट अमाउंट में पानी प्रोवाइड करें तो वहाँ से हम अच्छा खासा एक क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी, द इंक्रीजिंग कॉमर्शियलाइजेशन एंड डिपेंडेंस ऑन मार्केट लीड टू एन इंक्रीज इन लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी। देख जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है तो सारे लोग मार्केट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मार्केट के ऊपर क्यों डिपेंड हो गए थे? कि उन्हें मार्केट से एक अच्छा मनी का अमाउंट मिल रहा था, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे और डायरेक्ट उसे अपने फसल को ले जाके मार्केट में सेल कर रहे थे। लेकिन ये उनके लिए हानिकारक भी हो सकता था। कैसे? कि जो कॉमर्शियलाइजेशन मार्केट का हो रहा था वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ था। अगर ये एक बात बताइए, आपने न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हाइब्रिड सीड को यूज़ कर ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, अचानक से मार्केट गिर जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो कहीं ना कहीं किसानों को अच्छा खासा लॉस हो जाता ना। तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ था।
देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑन फार्मर एज दे स्विच्ड फ्रॉम मल्टी क्रॉप सिस्टम टू मोनोक्रॉप सिस्टम। कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा था फसल का, वो कैसे इनसिक्योरिटी में बदल सकता था कि जैसे पहले लोग मल्टी क्रॉप उगाते थे, वो सरसों भी उगा रहे थे, है ना, वो गेहूं भी उगा रहे थे, वो बाजरा भी उगा रहे थे, वो चावल वगैरह सब कुछ उगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है तो वो दो फसल के ऊपर एकदम डिपेंड हो जाते हैं, मोनोक्रॉप सिस्टम पे आ जाते हैं। जैसे गेहूं और चावल को उगाने की बात की गई थी, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। तो जब दो ही फसल के अंदर डिपेंड हो जाएंगे, अगर ये दो फसल मार्केट के अंदर इनका वैल्यू गिर जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा लॉस होने वाला था लोगों को, है ना। तो एक बहुत बड़ा रिस्क था। इट आल्सो ब्रॉट रीजनल इनइक्वलिटी इन इंडिया एज ए ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज मेनली कंसंट्रेटेड इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखिए अब जो इंडिया के जो पार्ट थे उनके अंदर इनइक्वलिटी बनने लगी। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से जो कंसंट्रेटेड एरिया थे वो प्रभावित हुए थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनमें ज़्यादा इफेक्ट देखा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। इनइक्वलिटी कैसे आ रही थी भाई, मतलब कुछ लोगों के पास पहले ज़मीन नहीं थी और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी। तो जिनके पास ज़मीन थी उन्होंने कल्टीवेटर से ले ली थी कि अब तो हम उगाएंगे। अब वो उगा रहे हैं तो उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहे हैं। और जो लोग वीक थे वो और वीक हो गए, तो उनके बीच में जो गैप था, कल्टीवेटर और लैंड ओनर के बीच में जो गैप होता था वो और बढ़ गया इस वजह से, है ना। इस वजह से इनइक्वलिटी आ गई समाज के अंदर। वेरियस काइंड ऑफ वॉयलेंस सच एज इंटरकास्ट वॉयलेंस राइजन ड्यू टू शार्प कास्ट एंड क्लास इनइक्वलिटी। एक कास्ट एंड क्लास इनइक्वलिटी बनने की वजह से इंटरकास्ट वॉयलेंस होने लगे, है ना, जगह जगह पे। इन द व्यू ऑफ द नेगेटिव इन्वायरमेंट, और यहाँ पे हमें नेगेटिव इन्वायरमेंट का व्यू देखने को मिलता है। एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन दैट हैव बीन ऑब्जर्व। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से जो समाज पर जो इम्पैक्ट पड़ा था उसे भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी बन रही थी। अब देखिए हम ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद जो रूरल सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया था उसके बारे में बात करते हैं। मैनी चेंज टुक प्लेस इन द नेचर ऑफ सोशल रिलेशन इन रूरल एरियाज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले पीरियड के अंदर जो रूरल एरिया थे उनका जो सामाजिक नेचर था, जो उनका सोसाइटी वाला नेचर था, उनका जो सोशल बिहेव था, उसके अंदर चेंज देखे गए। कैसे? इंक्रीज इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एंड शिफ्ट इन पेमेंट मोड फ्रॉम काइंड ग्रेन टू कैश। देखिए क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर लेबर थी वो शिफ्ट हो गई थी पेमेंट मोड पर। जैसे कि लैंड ओनर था, अगर वो फसल को उगा रहा है तो वहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आते थे वो उन्हें ग्रेन दे देता था, है आप हमारे यहाँ पे काम कर लो फिर आप गेहूँ ले जाना, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ग्रेन नहीं दिया जा रहा था, यहाँ पे पेमेंट की जा रही थी। मतलब आप इतना काम कर रहे हैं, अपना पैसा लीजिए। अब कैश से बात हो रही थी, ग्रेन से बात नहीं हो रही थी। और लूजिंग ऑफ हेरिडेटरी रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर एंड लैंड ओनर एंड एग्रीकल्चर वर्कर। अब देखिए कहीं ना कहीं जो हेरिडेटरी थे, जो रिलेशनशिप था फार्मर और लैंड ओनर और एग्रीकल्चर वर्कर के बीच में, वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ने लगा। क्योंकि देखिए जैसे कि हेरिडेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है अगर गांव के अंदर देखा जाए तो। एक तो वो जो हम पहले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, जिन्होंने देखा नहीं है वो देख लेना। वर्ण सिस्टम की बात कर रहे थे हम पहले, है ना। जैसे कि उसमें हाई कास्ट आ रही थी, फिर लोअर कास्ट आ रही थी। अब यहाँ पे जो हेरिडेटरी सिस्टम था वो कैसे था, सबसे नीचे कल्टीवेटर थे, उनके ऊपर लैंड ओनर थे, उनके ऊपर जो ब्रिटिशर लोग थे वो थे, है ना। अब वो कहीं ना कहीं खोने लगा। राइज ऑफ अ क्लास ऑफ अ फ्री वेज लेबर, और यहाँ पे फ्री वेज लेबर लोग थे, उनकी क्लास का कहीं ना कहीं उठाव होता है, उनका राइज होता है। देखिए हम यहाँ पे गांव के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये दूसरा पॉइंट है, क्या था, द रिसेंटली लॉन्च्ड दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब यहाँ पे ग्राम ज्योति योजना के बारे में बात की गई। ये क्या थी, इज एन एफर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया। गाँव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव बहुत कम था, तो उस टाइम पे ऐसी कुछ योजनाएं बनाई गई जिससे गाँव को भी बिजली प्रोवाइड की जा सके, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अल्टरनेशन इन रूरल सोशल स्ट्रक्चर। अब देखिए रूरल सोशल स्ट्रक्चर के अल्टरनेशन के बारे में बात करते हैं। द रूरल स्ट्रक्चर वॉज अल्टर्ड बाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन 1960 एंड 1970। जैसा कि हमें पता है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1960 और 1970 में हुआ था, है ना। इन सेवरल एग्रीकल्चरली रिच रीजन सच एज आंध्र प्रदेश एंड सेंट्रल गुजरात। और जो एग्रीकल्चर रिच रीजन थे जैसे कि आंध्र प्रदेश और सेंट्रल गुजरात, ये जो जगह थी वो काफ़ी रिच थी। वेयर फार्मर बिलोंगिंग टू द डोमिनेंट कास्ट, यहाँ पे जो यहाँ के फार्मर थे वो डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। बिगिन टू इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अदर टाइप ऑफ बिजनेस। तो वो क्या कर रहे थे, वो एग्रीकल्चर में तो इन्वेस्ट कर रहे थे, वो ऑप्शन बी भी उसके साथ साथ क्रिएट कर रहे थे, जैसे वो बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन गिव राइज टू न्यू
एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप्स गिविंग राइज टू न्यू रीजनल इलाइट्स दैट बिकेम इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप दूसरे सेक्टर में जाके भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे नए नए तरीके के एंटरप्रेन्योर ग्रुप निकल के आ रहे थे और यहाँ पे वो लोग थे जो डोमिनेंट लोग थे, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी डोमिनेंट हो रहे थे। द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन, और यहाँ पे हायर एजुकेशन का स्प्रेड हो रहा था, स्पेशली प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेज, मतलब प्राइवेट प्रोफेशनल जो कॉलेज थे उन्हें इंपॉर्टेंस मिल रही थी। रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज अलाउड टू न्यू रूरल एलाइट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, और जो गांव और जो सेमी अर्बन एरियाज थे उन्हें अलाउ किया गया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें एजुकेट कीजिए, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया। सर्कुलेशन ऑफ लेबर, अब हम यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ लेबर के बारे में बात करेंगे। तो हम सर्कुलेशन ऑफ लेबर के बारे में बात करेंगे, मतलब जो लेबर का माइग्रेशन हो रहा था उसके बारे में बात करने वाले हैं। विद कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर वाज लार्ज स्केल सीजनल माइग्रेशन ऑफ अ लेबर। जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं लेबर के अंदर भी सीजनल माइग्रेशन आने लगा। कैसे, इसके क्या कारण थे? ब्रेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड ऑफ पैट्रोनेज, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लेबर एंड हायर वेजेस। देखिए क्या हुआ था कि जो ट्रेडिशनल बॉन्ड था लोगों के बीच में, है ना, वो कहीं ना कहीं टूट गया था और जो लेबर की डिमांड थी वो भी बढ़ गई, और इस वजह से जो लेबर थी उन्होंने हायर वेज की डिमांड की कि हमें अब ज़्यादा वेज चाहिए, है ना। इनक्वलिटी इन रूरल एरिया हैव फोर्स पीपल टू कंबाइन मल्टीपल ऑक्यूपेशन फॉर सस्टेन, और जो रूरल एरिया के अंदर इनक्वलिटी आ रही थी, लोगों को फोर्स किया गया कि आपको मल्टीपल ऑक्यूपेशंस में जाना पड़ेगा अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए। ऑप्शन ए में काम कीजिए, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी, सारे ऑप्शंस को क्रिएट कीजिए, जब ये आप सस्टेन कर पाएंगे, है ना। जैन ब्रेमन टर्म्ड माइग्रेंट लेबर एज फुटलूज लेबर। देखिए जैन ब्रेमन थे, माइग्रेंट लेबर टर्म दिया है और उनकी स्टडी थी फुटलूज लेबर के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी सीयूईटी में भी ये पहले आया था, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बोर्ड में भी देखा जाता है बार बार। तो इनकी क्या स्टडी थी? वर्कर डू नॉट हैव मेनी राइट्स, वर्कर हैं उनके पास राइट्स नहीं है। दे हैव नो फ्रीडम एंड ऑफ्टन वर्क बिलो मिनिमम वेज, और उनकी कोई भी फ्रीडम नहीं है और उन्हें मिनिमम बेस पर हायर किया जाता है ना। वेल्दी फार्मर ऑफ्टन प्रीफर माइग्रेंट वर्कर फॉर हार्वेस्टिंग अदर इंटेंसिव ऑपेरा। देखिए जो वेल्दी फार्मर होते हैं वो जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं उन्हें फसल पर काम करने के लिए हायर करते हैं, है ना, जैसे कि हार्वेस्टिंग जैसे काम होते हैं। तो जो लोग माइग्रेंट करके आते हैं लोकल वर्किंग क्लास पर नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं भाई? बिकॉज दे आर मोर इजिली एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें इतनी जानकारी नहीं होगी, तो उन्हें वो कैसे भी वेज दे सकते हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोकल क्लास के लोग होते हैं, वहीं के लोग होते हैं आसपास के, वो तो सारी चीज़ों से अवेयर होते हैं, तो वो उनकी बातों में नहीं आते हैं। इस वजह से जो वेल्दी फार्मर्स थे वो माइग्रेंट लेबर को, माइग्रेंट वर्कर को हायर कर रहे थे अपने काम के लिए। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी। अब यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और रूरल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। हम काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। रूरल सोसाइटी डीपली इंपैक्टेड बाय द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। देखिए रूरल सोसाइटी कहीं ना कहीं जो लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी थी उससे प्रभावित होती है। लिबरलाइजेशन रिक्वायर पार्टिसिपेशन इन WTO। लिबरलाइजेशन को किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? उसे WTO की रिक्वायरमेंट थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। रिज्यूम एंड ओपनिंग अप इंडियन इकोनॉमी फॉर द फ्री ट्रेड। मतलब अगर आपको इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो आपको फ्री ट्रेड करना पड़ेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है? इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन ग्लोबल मार्केट हैज इफेक्ट ऑन रूरल सोसाइटी। ग्लोबल मार्केट में इंडियन एग्रीकल्चर थी, उसका कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन होता है और इससे रूरल सोसाइटी थी वो इफेक्ट होती है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, हाइब्रिड सीड और न्यू टेक्नोलॉजी को काफ़ी प्रायोरिटी मिली, तो इससे कहीं ना कहीं रूरल सोसाइटी भी इफेक्ट हुई थी, जैसे कि उसके अंदर इनक्वलिटी देखी गई। इन रीजन सच एज पंजाब एंड कर्नाटक फार्मर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद MNC टू ग्रो क्रॉप। जैसे कि पंजाब कर्नाटक के जो किसान थे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं MNC कंपनीज के साथ। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और MNC कंपनी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी, है ना, MNC। तो इसमें जो कंपनी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है किसानों के साथ, जैसे कि आपकी इतनी ज़मीन है, आपको हम जो फसल के बारे में बोलेंगे वो आपको फसल उगानी पड़ेगी, उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। मैं किसी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ और उसकी जितनी भी ज़मीन है मैं बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर टमाटर की खेती करनी है, तो वो कंपनी ऐसी होती है वो टमाटर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर देखे जाते हैं वो उसे बनाती है। तो वो मैं किसी किसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा तो फिर क्या होगा, मैं उसको उसका बीज प्रोवाइड करूँगा, है ना,
उसे उसकी सिक्योरिटी दूंगा, उसके बारे में जो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है उसके बारे में दूंगा, और मैं उसे बोलूँगा कि मैं टमाटर का मैं आपको 40 रुपये किलो दाम दूंगा। मार्केट गिरता है, मतलब मार्केट में 10 रुपये किलो टमाटर मिलते हैं, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। 100 किलो भी हो जाए फिर भी आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 40 रुपये किलो के दाम मिलेंगे, सस्ता हो या महंगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। ये होता है फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना एक कंपनी का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखते हैं, कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि आपको कौन सी फसल उगानी है और वो बीज प्रोवाइड करती है एज वेल एज वर्किंग कैपिटल, और जो फसल को उगाने में जो भी कैपिटल लगेगी, जो पैसा लगेगा, उसे भी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फार्मर, और पहले ही कुछ अमाउंट दे देती है, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देती है किसान को। फोकस ऑन ओरिएंटेड प्रोडक्ट सच एज फ्लावर और गैरकिन्स, फ्लावर्स वगैरह उगवाती है, गैरकिन्स वगैरह, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। MNC एज एजेंट, मल्टीनेशनल कंपनी। The more widespread aspect of globalization of agriculture is the entry of multinational into the sector of seller or agriculture inputs such as seeds, pesticide, fertilizer। एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन होता है तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आती हैं मार्केट के अंदर, है ना। एग्रीकल्चर को सेल कीजिए अपनी को, जैसे कि वो सीड्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ कीजिए, फर्टिलाइजर वगैरह भी वो खुद ही प्रोवाइड करती है, इन सारी चीज़ों का यूज़ कीजिए, है ना, वो सारी चीज़ें आती हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू सीड्स और कल्टीवेशन प्रैक्टिस, और वो काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है, जैसे न्यू सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है या फिर आपको कैसे फसल को कल्टीवेट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है ना। अब देखिए हम फार्मर सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। फार्मर्स इन इंडिया हैव फेस्ड डिस्ट्रेस ड्यू टू ड्राउट, क्रॉप फेलियर और डेप्थ। देखिए भारत के अंदर जो फार्मर सोसाइटी था उसका रेशियो बढ़ता जा रहा था, क्यों? क्योंकि अचानक से लोगों के ऊपर स्ट्रेस आने लगता है ना, और सूखा पड़ जाता है, क्रॉप फेलियर आ जाता है, और वो कर्ज में चले जाते हैं, है ना। अ न्यू फेनोमेना ऑफ फार्मर सोसाइटी एज राइजन, फार्मर सोसाइटी था उसका रेशियो बढ़ जाता है। द लॉस ऑफ क्रॉप और लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट, मतलब क्रॉप का लॉस हो जाता है ड्राउट वगैरह की वजह से, और सपोर्ट नहीं मिलता है, मार्केट प्राइस किसानों को सपोर्ट नहीं करती है। अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि बहुत सारे लोग मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गए थे, ये बहुत बड़ा एक रिस्क था, तो वही सब आगे हुआ। मीन्स दैट फार्मर आर अनेबल टू बियर द डेप्ट, और वो कर्जे में आ गई और वो उसे सहन ना कर सके, इस वजह से अपने जीवन को सस्टेन ना करने के साथ ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे किसानों ने सुसाइड कर ली। अब देखिए तो इन सारी चीज़ों से, मतलब इतने सारे किसान लोग मर रहे थे, तो बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम बनाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, नेशनल अर्बन मिशन, हेल्प प्रोवाइड टू फार्मर। ये सारी योजनाएं और अभियान चले जिससे फार्मर्स हैं उन्हें हेल्प किया जा सके और वो सुसाइड ना करें। तो इसी के साथ ये लेक्चर एंड हो जाता है। ये एक वन शॉट था चैप्टर 4 का, जो कि फुली कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी क्रिप्स नोट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो बिंदास तरीके से पढ़िए, एकदम मस्त, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हमारे जो नोट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी ले लेना आप, है ना। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, हम उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।